अगर आप कॉम्पिटिटिव रेट पर हाई क्वालिटी वाला सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं तो ग्राहक आपके पास ज़रूर आएंगे। टेस्ला मोटर्स ने अपना नाम और इंस्पिरेशन साइबेरियन अमेरिकन फिजिसिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इन्वेंटर जिन्होंने न्यूयॉर्क में थॉमस एडिसन के साथ काम किया और मॉडर्न अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम बनाने में अपना योगदान दिया। क्लियरली मस्क का टेस्ला रोस्टर वाला मोटर कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट पूरी तरह से टेस्ला के 1882 के ओरिजिनल डिज़ाइन पर बेस्ड हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आपके सबसे अच्छे आइडियाज़ बिल्कुल नए होने चाहिए। उन सर्विसेज या प्रोडक्ट को भी आप ले सकते हैं जो पहले से मौजूद हैं और मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से उन्हें अपग्रेड करके यूनिक बना सकते हैं। पेपल की तरह मस्क ने टेस्ला मोटर्स को स्टार्ट नहीं किया। इसका क्रेडिट जाता है इंजीनियर मार्टिन एबरहार्ड और बिजनेस पार्टनर मार्क टारपेनिंग को। एबरहार्ड और टारपेनिंग ने इलेक्ट्रिक वाहनों का बिजनेस करने के पर्पस के साथ समर 2003 में टेस्ला मोटर्स को एस्टैब्लिश किया। वो पहले एक ऐसे लुभावने कार मॉडल बनाना चाहते थे जो उनकी टेक्निक की कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करे और आम फैमिलीज के लिए ज़्यादा किफ़ायती हो। मस्क ने फरवरी 2004 में टेस्ला में इन्वेस्टमेंट किया और बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में कंपनी में शामिल हुए। उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और एबरहार्ड ने कार्बन फाइबर से क्रिएट हुई पॉलीमर बॉडी पर जोर देने के साथ साथ हेडलैम्प्स के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के डिज़ाइन का क्रेडिट मस्क को दिया। आपको हमेशा इन्वेंटर बने रहने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ला मोटर्स में मस्क का इन्वेस्टमेंट $7.5 मिलियन के करीब था जो उन्होंने अपने पर्सनल फंड से दिया था, जो उनके लिए बेहद मामूली था, और इसी मामूली इन्वेस्टमेंट ने उन्हें टेस्ला के पहले फाउंडिंग एक्सपेंशन में कंट्रोलिंग इन्वेस्टर बना दिया। किसी भी होल्डर के लिए मस्क का इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से पागलपन जैसा था, चाहे आप कार्स को कितना भी पसंद करें। 1925 में अमेरिका में लास्ट सक्सेसफुल ऑटोमोटिव स्टार्टअप क्रिसलर कंपनी का था और किसी ने भी कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कार में पैसा नहीं कमाया था। यह पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए एक गड्ढे जैसा था जिसमें फाइनेंशियल रिटर्न की बहुत कमी दिख रही थी। इलन कहते हैं, मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और लोग उसे डिमांड कर रहे हैं तो इसमें ग्रोथ पाने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, और एप्पल ने भी यही किया है। आप एक बहुत सस्ता सेलफोन या लैपटॉप खरीद सकते हैं, लेकिन एप्पल का प्रोडक्ट उससे कहीं ज़्यादा एडवांस लेवल पर होना साबित करता है और इसीलिए लोग उसके लिए महंगी कीमत तक देने को तैयार होते हैं। अगर आप सही में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो इसमें हमेशा रिस्क होना तय होता है। जैसे कि टेस्ला मोटर्स के शुरुआती साल सही नहीं चले थे, लेकिन मस्क अपनी कंपनी के साथ अपने डिजाइन्स के लिए सबसे अच्छे प्राइस हासिल कर रहे थे, जिसमें 2016 ग्लोबल ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन अवार्ड और 2007 इंडेक्स डिजाइन अवार्ड शामिल हैं। दोनों टेस्ला रोस्टर के लिए कंपनी एक खतरनाक मनी प्रॉब्लम से जूझ रही थी। मस्क को इस फाइनेंशियल डिजास्टर से बचने के लिए 2007 में अपनी टीम के साइज में 10% तक की कटौती भी करनी पड़ी थी, और अगले साल द ट्रूथ अबाउट कार्स वेबसाइट ने टेस्ला डेथ वॉच लॉन्च किया, जिसका यह अनुमान था कि टेस्ला मोटर्स अपने एंड लेवल पर हैं। और वैली वॉक सिलिकॉन वैली गॉसिप ब्लॉग ने टेस्ला को 2007 की नंबर 1 फेल्ड टेक कंपनी बता दिया था। फिर भी इलन ने कहा, मैं इन कंपनीज पर अपना आखिरी डॉलर तक खर्च कर दूंगा, लेकिन कंपनी बंद नहीं होने दूंगा। लोग हमेशा आपकी नाकामी पर बरसने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप अपना सिर ऊंचा रखें, काम करते रहें और बेकार की गपशप को नज़रअंदाज करें। मस्क फंडिंग पे फंडिंग उठाते रहें। वो एश्योर्ड होने के साथ साथ टेस्ला और उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में लगातार एक्साइटेड थे और इन्वेस्टर्स को भरोसा था कि उसे क्या कहना है। उन्होंने मई 2017 में कंपनी के लिए $45 मिलियन, दिसंबर 2008 में $40 मिलियन और मई 2019 में जर्मनी के मर्सिडीज बेंज के मैन्युफैक्चरर डेमलर एजी से $50 मिलियन और लिए। साथ ही मस्क ने अपने खुद के पैसों में से एस्टिमेटेड $70 मिलियन ऐड किए। टेस्ला ने जनवरी 2009 तक एक क्रेडिटेबल प्रोस्पेक्ट को देखते हुए अपनी पहली 147 कार्स की डिलीवरी की। अबू धाबी के आबर इन्वेस्टमेंट ने टेस्ला में डेमलर एजी की 40% पार्टनरशिप खरीदी और कंपनी को एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग लोन प्रोग्राम के यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी पार्ट से $465 मिलियन का लोन मिला। मेनस्ट्रीम कार मैन्युफैक्चरर्स फोर्ड और निसान को भी इस लोन प्रोग्राम से पैसे मिले थे, लेकिन टेस्ला अपने सभी कॉम्पिटिटर्स से पहले अपने लोन को चुकाने में कैपेबल थी। इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ सभी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करते हैं। फाइनली टेस्ला ने जुलाई 2019 में टेस्ला रोस्टर मॉडल की बिक्री के साथ पहली बार प्रॉफिट कमाया।
उस महीने 109 कार्स को बेच दिया गया था और कंपनी का टाइम अब होपफुल दिख रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए मस्क ने फैसला लिया कि यही सही टाइम है आईपीओ के बारे में सोचने का। टेस्ला मोटर्स ने जून 2010 में 1,30,00,000 शेयर्स के साथ यूएस कैनेडियन स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ यानी कि नेस्डेक पर अपना आईपीओ लॉन्च किया, जिसमें एक शेयर की प्राइस $17 थी। इस आईपीओ ने कंपनी के लिए $226 मिलियन जमा किए, जो इस कंपनी के लिए मेन शेयर्स की तरह साबित हुए। 2014 के एंड तक स्टॉक की प्राइस $240 पर शेयर तक पहुंच गई थी और कंपनी की टोटल वैल्यू $29 अरब हो चुकी थी। टेस्ला 2013 में नेस्डेक 100 इंडेक्स पर टॉप लेवल हासिल करने वाली कंपनी बन गई और 2014 में दुनिया भर में 33,000 से ज्यादा कार्स की बिक्री हुई। शुरुआत से ही आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी के लिए आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी और इस एग्जिट के लिए जरूरी शर्तें क्या होगी। टेस्ला का लॉन्ग टर्म गोल पहले से ही एग्जिस्ट कार कंपनीज की तरह बाजार में अपनी कार्स को पॉपुलर करना है, इसलिए वो ऑटोमेटिव मीडिया को एक्साइटेड करने वाले कुछ टॉप प्रोडक्ट्स के बारे में बताने में व्यस्त रहते हैं। ये एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल है क्योंकि ये टेस्ला के फ्यूचर के प्रोडक्ट के लिए एम्बिशन और चाह क्रिएट करता है जब वो कॉमन मिडिल क्लास कस्टमर्स के लिए सस्ते हो जाते हैं। टेस्ला मॉडल X SUV को सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका बेसिक मॉडल लगभग $80,000 का था। अगर आप सिग्नेचर सीरीज के टॉप रेंज के मॉडल को खरीदना चाहते हैं तो प्राइस कम से कम $132,000 तक बढ़ जाती हैं। कार्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ढंग से एनर्जी एफिशिएंट हैं, जैसा आप टेस्ला से उम्मीद करेंगे, लेकिन कई दूसरी दिलचस्प खूबियां भी हैं, जैसे कि कार्स लगातार कैमरे, रडार और सोलर सिस्टम के साथ लैस होती हैं और रोड को भी स्कैन करती हैं ताकि कोई इंसिडेंट होने से पहले आप ब्रेक लगाकर टाल सकें। और ये कार्स 3.2 सेकंड्स में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं और सिग्नेचर सीरीज की टॉप स्पीड 275 मील प्रति घंटा यानी 443 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपका प्रोडक्ट जितना ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, उतनी ही आपके ब्रांड की वैल्यू ज्यादा होगी। टेस्ला के इनोवेशन सिर्फ कार मार्केट में ही नहीं है। मस्क इंसानी जरूरत के सभी सेगमेंट में सस्ती इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाना चाहते हैं। यह खास रूप से बैटरी के रिगार्डिंग है। एक टेस्ला बैटरी हजारों लिथियम आयन कमोडिटी सेल से बनी होती है, जो आमतौर पर लैपटॉप और दूसरे छोटे कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज की जाती हैं। पैनासोनिक, जो खुद टेस्ला के एक इन्वेस्टर हैं, उसके थ्रू मैन्युफैक्चर किए गए छोटे सेल हल्के और सस्ते हैं, जिसकी कीमत लगभग $200 पर किलोवाट हर्ट्ज है, जो हाल में मार्केट में अवेलेबल किसी भी बैटरी ऑप्शन से काफी कम है। आपको आपके थ्रू बेचे जाने वाले प्रोडक्ट के सभी जरूरी कंपोनेंट से अवगत रहना चाहिए। इन बैटरीज को एकदम आगे बढ़ाते हुए टेस्ला ने अप्रैल 2015 में पावरबॉल होम के लिए बैटरी पैक का अनाउंसमेंट किया और स्टैंडर्ड एडिशन के तौर पर एक 70 किलोवाट हर्ट्ज का वॉल माउंटेड यूनिट तैयार किया। लेकिन इंडस्ट्रियल यूज के लिए 100 किलोवाट की यूनिट्स की कहीं ज्यादा बड़ी बैटरीज का ऑप्शन आपको मिलता है। ये पहले पैनासोनिक के थ्रू बनाए गए थे, लेकिन फिर 2016 से रेनो के थ्रू बनाए, क्योंकि इससे टेस्ला को प्रोडक्शन कॉस्ट में लगभग 30% तक का फायदा हो रहा था। होम एनर्जी स्टोरेज का कदम बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे पहली बार कस्टमर्स के घरों में सोलर पैनल से पैदा हुई एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग ने बताया कि टेस्ला ने अपने पहले ही वीक में बैटरी की बिक्री में $800 मिलियन की कमी की, यहाँ तक कि मस्क की उम्मीद भी टूट गई। इसलिए नेवाडा में मस्क ने गीगा फैक्ट्री प्लान की, जो टेस्ला को दुनिया के सारे लिथियम आयन बैटरी के साल भर के प्रोडक्शन से भी दुगना करने में कैपेबल बनाएगी। एनर्जी में मस्क की दिलचस्पी स्टोरेज और यूज में ही नहीं, बल्कि प्रोडक्शन में भी है। सोलर सिटी, जो यूएस की सबसे बड़ी पावर कंपनीज में से एक है, जो सोलर पावर सिस्टम को डिजाइन करती है, फाइनेंस करती है और इंस्टॉल करती है। इस कंपनी को 2006 में लिंडन और पीटर रीव ने एस्टैब्लिश किया था, जिसका आइडिया उसके चचेरे भाई इलन मस्क ने उसे दिया था, जो सोलर सिटी के प्रेसिडेंट हैं, जिसने इसकी स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइड की थी। सोलर सिटी कई सारे कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज में काम करती हैं। कैलिफोर्निया में इसके कई सारे कमर्शियल सोलर इंस्टॉलेशंस हैं। ईबे, ब्रिटिश मोटर्स, वॉलमार्ट और इंटेल जैसी साइट्स भी इसमें शामिल हैं। यह हाउस ओनर्स को एनर्जी एफिशिएंसी असेसमेंट और एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में मिलिट्री हाउसिंग एस्टेट्स के लिए सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स में 1 बिलियन से भी ज्यादा के स्ट्रक्चर की 5 वर्षीय योजना भी सोलर सिटी के पास है।
इसने इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट्स का प्रोडक्शन किया, जिसके साथ सोलर पैनल भी एस्टेब्लिश हो सकती हैं। हाई इफिशिएंसी वाले सोलर मॉड्यूल के प्रोडक्शन के लिए सोलर सिटी ने न्यूयॉर्क में एक नई मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने की योजना बनाई है। ये जब पूरा हो जाएगा तो अमेरिका में इस तरह का सबसे बड़ा प्लांट होगा और सोलर सिटी को चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ अग्रेसिवली कंपटीशन करने में सक्षम बनाएगा। सोलर सिटी का सपोर्ट करना, जिसका अब 6 बिलियन से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मस्क के लिए यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि यह टेस्ला में उनके इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। सोलर सिटी ना सिर्फ टेस्ला की जरूरतों के लिए क्वालिटी बेस्ड कार चार्जर का प्रोडक्शन करती है, बल्कि टेस्ला के थ्रू बनाई हुई होम बेस्ड बैटरी का उपयोग सोलर सिटी के फोटोवोल्टिक सेल्स वाले घरों द्वारा पैदा होती बिजली को स्टोर करने के लिए भी किया जा सकता है, जो बेहद अच्छी बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मस्क का आइडिया हाइपरलूप अभी तक ड्राइंग बोर्ड पर ही है। इसके सबसे बुनियादी सेगमेंट में हाइपरलूप एक थियोरेटिकल हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जहां दबावयुक्त कैप्सूल, लाइनर इंडक्शन मोटर्स एयर कंप्रेसर से चलती कम दबाव वाली ट्यूब के जरिए हवा के बहाव के ऊपर चलती हैं। मस्क ने कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच हाइपरलूप चलाने के लिए 345 मील यानी कि 570 किलोमीटर की ट्रैवल रेंज का प्रस्ताव रखा। मस्क का मानना है कि उनकी यह सिस्टम ट्रैवल टाइम को केवल 35 मिनट तक कम कर सकती हैं, जिसके लिए लगभग 598 मील पर आवर यानी कि 962 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड की जरूरत होती है। यह ना सिर्फ एयरलाइन ट्रैवल बल्कि किसी भी और ट्रैवल ऑप्शन की कंपैरिजन में काफी तेज होगा, बल्कि यह कैलिफोर्निया की सड़कों पर ट्रैफिक और पॉल्यूशन को भी काफी हद तक कम कर देगा। अपनी काबिलियत को रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स पर लागू करें अगर आप सही में उस दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालना चाहते हैं जिसमें आप रहते हैं। मस्क ने पहली बार 2011 में कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका में 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए अपना आइडिया इंट्रोड्यूस किया। वो एक वेब और टेक्निकल इवेंट में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे और ट्रांसपोर्ट ऑप्शन के रूप में अपने सपने के बारे में बात कर रहे थे जो खराब मौसम में भी प्रोटेक्टेड हो। एक नॉर्मल जेट की कंपैरिजन में इसकी स्पीड दुगनी होगी, बस थोड़ी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी जो 24 घंटे के मैनेजमेंट के लिए स्टोर हो सके। मस्क ने अपने हाइपरलूप को एक कॉनकॉर्ड, एक रेलगन और एक एयर हॉकी टेबल के बीच एक क्रॉस हो ऐसे फॉर्म्स में इमेजिन किया। हाइपरलूप प्रोजेक्ट के सामने आने वाली भौतिक चुनौतियां एयर रेसिस्टेंस और घर्षण का प्रभाव है जब कोई चीज तेज गति से चलती है। मैग्लेव सिस्टम सिर्फ ट्यूब्स के अंदर मैग्नेटिक रूप से ट्रेन्स को ऊपर करके चलता है, इसलिए इसमें एयर रेसिस्टेंस और घर्षण जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन यह बेहद महंगी टेक्निक है और किसी भी तरह की दूरी पर जरूरी वैक्यूम बनाए रखना बेहद मुश्किल है। यह देखने के लिए कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं, मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स के इंजीनियर्स की एक टीम को एक साथ रखा। उन्होंने हाइपरलूप के आइडियोलॉजिकल बेस और मॉडलिंग पर काम किया और एक व्हाइट पेपर तैयार किया जिसमें टेक्निकल नॉलेज वाले लोगों से रिव्यूज लिए। अनयूजुअली यह डिजाइन एक ओपन सोर्स था। मस्क चाहते थे कि कोई भी इसे समझने में कैपेबल हो और उन आइडियाज को कंट्रीब्यूट करे जो डिजाइन में जरूरी बदलाव कर सकें। इसके बाद उन्होंने इसमें इमेजिनेशन को परखने के लिए एक प्रोटोटाइप बनाने की अपनी प्लानिंग को अनाउंस किया। मस्क कहते हैं, मैं हमेशा होपफुल रहता हूं लेकिन रियलिस्टिक तरीके से। आप जो सबसे बेहतर पॉसिबल चीज कर सकते हैं उसे बनाने के बारे में आपको बेहद दृढ़ होना होगा और साथ ही उसमें जो कुछ भी गलत है उसे ढूंढकर सही करना होगा। शुरू में यह बताया गया था कि हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक टेक्सास में होगा, लेकिन तब मस्क ने यह कंक्लूजन निकाला कि इसे कैलिफोर्निया की क्वे वैली में एस्टेब्लिश करना ज्यादा फायदेमंद होगा, जो स्पेसएक्स की हेवथ्रॉन फैसिलिटी के बिल्कुल पास में है। यहाँ 1 मील का यानी कि 1.6 किलोमीटर का एक टेस्ट ट्रैक भी है, जहां वो हाइपरलूप डिजाइन कंपटीशन में एंट्रेंस के रूप में पेश की गई पोर्ट डिजाइन्स के टेस्ट चला सकते हैं। मस्क हाइपरलूप कॉन्सेप्ट के साथ आए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए वो दूसरों के कंट्रीब्यूशन के लिए बेहद खुश हैं। उन्होंने जम्पस्टार INC को हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज HTT को बनाने की परमिशन दी है, जो एक रिसर्च कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्राउड फंडिंग और कोलैबोरेशन अप्रोच का यूज कर रही हैं। 100 से भी ज्यादा इंजीनियर्स, जिसमें सभी ने एडवांस पेमेंट के अलावा स्टॉक ऑप्शन लिया है, वो सब इस डिजाइन पर एक साथ काम कर रहे हैं। उनसे 2015 के एंड तक अपना पहला पॉसिबिलिटी एक्सरसाइज पूरा करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि प्रोफेशनली यूजेबल हाइपरलूप तैयार करने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे।
हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज HTT को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए उसका IPO मार्केट से $100 मिलियन जुटाएगा। उनके पास पहले से ही इंटरनेशनल फाई के साथ 5 मील यानी कि 8.0 किलोमीटर टेस्ट ट्रैक बनाने की परमिशन है और उन्होंने लॉस एंजलिस और लास वेगास के बीच एक हाइपरलूप रूट का भी प्रस्ताव रखा है। आपको अपने आइडियाज के लिए सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। शुरुआती कंक्लूजन से यह पता लगता है कि मस्क का हाइपरलूप का अपना वर्जन टेक्निकल और प्रोफेशनल रूप से पॉसिबल होगा। मस्क ने $6 बिलियन के टेक का सुझाव दिया है। हालांकि मजाक उड़ा रहे लोगों को यह लगता है कि ये कम होपफुल हैं और अल्फा डिजाइन में वो एक ऐसे लैंडस्केप की आउटलाइन तैयार करता है जहां हाइपरलूप 20 साल के अंदर अपनी सारी लागत को कवर कर लेगा। इसमें वन वे पैसेंजर टिकट होगा जो बहुत ही किफायती होगा, लेकिन चुनौतियां डरा सकती हैं। मौजूदा प्रोजेक्ट में बेहद ठोस रूप से कई सारे निहित स्वार्थ भी हैं और इसीलिए लॉस एंजलिस से लास वेगास के अलावा अल्टरनेटिव रूट पर भी फोकस करना जरूरी है, जो दो प्रोजेक्ट को आमने सामने न लाकर आगे का रास्ता सबसे अच्छा कर सकता है। तो यह था मिस्टर इलोन मस्क का ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी वाला चैप्टर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी ऑडियो बुक के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।